बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अमल से पहचाना जाए, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन, सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़, जबकि भारतीय इंतखाबात, मोदी बयानियों को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त। इस पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार बहुत ही मोहतरम नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम लतीफ़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजम सर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन, और जब हम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करते हैं तो पंजाब स्पीड के तौर पे तो हम उनको देखते थे, बेहतरीन अंदाज में पंजाब में काम किया, उनकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन अब सफारतकारी के तौर पर भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया शहबाज शरीफ साहब ने, फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अब ये चीन का दौरा बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है और शहबाज शरीफ साहब के साथ हमेशा ही उनके जो है वो अच्छे ताल्लुकात चीन के रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं चीन के दौरे को? देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जब मैं अब की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जब हुकूमत संभाली थी तो पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना था। और सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ख़ारजा महाज के साथ साथ मुआशी महाज का था, जहाँ पर पाकिस्तान के बारे में ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था कि चूँकि IMF के साथ डील की खिलाफ वर्जी कर दी गई है, मुआहिदा तोड़ दिया गया है। और जब वो पेट्रोल सस्ता होने का क्रेडिट लिया जा रहा था और बिजली सस्ती करने का क्रेडिट लिया जा रहा था, तो उसके IMF से मुआहिदा टूटने के बाद पाकिस्तान जो था डिफ़ॉल्ट के किनारे पर था। तो शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा पहला काम, अहम काम तो ये था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। और बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हो जाता जी, डिफ़ॉल्ट हो जाता। तो मैं उमर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता उस मौके पे, आज जब 300, खुदा न खास्ता, तो इस वक्त आप 300 रुपये लीटर पेट्रोल को रो रहे हैं और कहते हैं कि जनाब बहुत महंगा हो गया, आपको 3000 रुपये लीटर भी नहीं मिलना था। आप इस वक्त जो रोते हैं ना कि जी 40 रुपये का यूनिट हो गया और फला हो गया, आपको पूरे दिन में आपको 2 घंटे भी बिजली मैसर नहीं होनी थी, आपकी इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट बंद होगी होनी थी। आपके जितने जो कारखाने हैं एक्सपोर्ट के, आप फैसलाबाद में हमारे करोड़ों वहाँ पर मजदूर हैं, वो बेरोजगार हो गए होने थे। समझा ही नहीं जा रहा कि कितने बड़े खतरे से बचाया गया। उसके बाद जब आप डिफॉल्ट से बच गए तो फिर उसके बाद अगला जो मरहला था वो ये था कि आप अपनी मईशत की तामीरें नो करें, दोबारा एक मरतबा फिर आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए, आपके आम आदमी को रोजगार मिले। उसके लिए क्या था, देखें हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं रेवेन्यू के लिए, या हम टैक्स कलेक्शन करेंगे या हमें बाहर से सरमायाकारी या कर्ज चाहिए होगा। अब हुकूमत का टारगेट ये है कि हमने कर्ज नहीं लेना, कम से कम कर्ज लेना है। और जहाँ हमें मिल सकता है, जैसे वज़ीर आज़म अभी UAE गई थे तो वहाँ पर UAE में क्या कहा उन्होंने कहा कि हमें आपसे कर्ज नहीं चाहिए, हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें सरमायाकारी चाहिए। हाँ, हमें सरमायाकारी चाहिए, कर्ज भी नहीं चाहिए, इमदाद भी नहीं चाहिए, हमने कशकोल तोड़ दिया है, हमें सरमायाकारी चाहिए। देखें, इसमें जब हम चीन की तरफ जाते हैं तो चीन के साथ तो मुझे पहले कहना है कि अगर हम माजी में जो कुछ किया गया वो सब कुछ ना करते तो आज CPEC तकमील के आखिरी मराहिल में होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है जी, उसी जो कुछ किया गया, जो खुद मियां नवाज शरीफ के दौर में जिस तरह धरने हुए, जिस तरह और जो सारी की सारी साजिशें की गई, जिस तरह चीनी सदर का यहाँ पे दौरा सबोताज किया गया, फिर खुद इक़्तिदार में आने के बाद CPEC को जिस तरह आपने पस पुश डाल दिया, आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अगर आप CPEC पे अमल कर रहे होते, आपका ML1 जो था मंसूबा, जो कराची से पेशावर तक ट्रेन के पटरी की अपग्रेडेशन थी, तो इस वक्त आपका मंसूबा वो मुकम्मल हो चुका होता। उस वक्त बहुत देर लग रहा था कि जनाब 2023-24 में जाके मुकम्मल होगा, इस वक्त मुकम्मल हो चुका होता। आपका लाहौर से कराची का सफ़र 8 से 9 घंटों में तय हो रहा होता। आपने तबाह कर दिया सारा कुछ। तो इस पस मंज़र में अगर देखें तो वज़ीर आज़म का दौरा
बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने जो जाने से पहले इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए हमारे सामने चीन का मॉडल मौजूद है, हम उसको फॉलो करेंगे। तो इस वक्त टारगेट क्या है? टारगेट ही ये है कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी इकॉनमी को रिवाइव करें। यहाँ पर इस वक्त 15 अरब डॉलर के जो हमारे कर्जे हैं, जो चीज़ें हैं, उनको रीशेड्यूल करने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अब खुद देखिए कि वज़ीर आज़म के चीन जाने से पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि आपकी महंगाई जो कि 38% पर थी वो 11% पर आ गई। बहुत बड़ी बात है ये। आप मुझे ये बताएं कि अगर यही सिलसिला जारी रहता है, मैं ठीक है, मैं मानता हूँ कि इस वक्त बिजली के प्राइसेस को मज़ीद इस वक्त कम होना चाहिए, इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस जिस तरह कम हो रहे हैं वो सिलसिला जारी रहना चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तो आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के लिए काम हो रहा है। वज़ीर आज़म के चीन के दौरे में हमें सरमायाकारी मिलती है, हम ज़राअत में उनके मॉडल्स को फॉलो करते हैं, उसको मदद लेते हैं। आईटी के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। आईटी तो खैर बहुत बड़ा शोबा है ना, आईटी तो बहुत बड़ा शोबा है, उसमें इतना वो सही मानों में गेम चेंजर आपका सब साबित हो सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को वाकई खुश होना चाहिए कि हमारे खारजा ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। वो लोग जो हमसे पिछले अदवार में बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे वो हमें वेलकम कह रहे हैं, वो हमारे सरमायाकारी के लिए तैयार हो रहे हैं। यूएई ने जो सरमायाकारी के ऐलानात किए, इससे पहले जो सऊदी अरब ने किए, जो सऊदी अरब का वजारती वफ्द यहाँ पर आया और वो जो तमाम वायदे करके गया, हमारे जिस तरह अमेरिका के साथ बाकी ममालिक के साथ तल्लुकात ठीक हो रहे हैं, तो आने वाला दौर मेरा ख्याल है हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उमर, और ये चीन का दौरा जो है उसमें बहुत बहुत फ़र्क डालेगा। चीन का दौरा बहुत फ़र्क डालेगा। लतीफ़ चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं? बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त अगर हम देखें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमें मईशत है कि मईशत को बेहतर करना है, तो फिर ये कमिटमेंट्स और अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इस वक्त दौरा चीन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का। हाँ, मेरा जो अभी नजम साहब ने बताया बड़ा उस हवाले से कि भी चीन पाकिस्तान के लिए जिस तरह अहमियत रखता है, तो मेरा जिसमें ये ख्याल है कि पाकिस्तान भी उतना ही चीन के लिए अहमियत रखता है। सही। इस वक्त जो इंटरनेशनल चीन के लिए जो मसाइल हैं, जो उनकी इकनॉमिक वॉर है अमेरिकन के साथ भी और यूरोप के साथ भी, आपको पता होगा कि बहुत सी कंपनियां और चीन के लिए अमेरिकन और यूरोप में बंद हैं, उनका वो नहीं कारोबार हो रहा। तो चाइना को इस वक्त पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरत है कि जो उसका जो हमारे शुमाल मशरक़ में जो उसका एक सूबा है सिंकियांग, और उससे मुल्क का वो बहुत बड़ा, उसका रकबा बहुत ज़्यादा है जी, 10 लाख मरबा मील के करीब वो एरिया है। सही। तो अब उसको उन्होंने आबाद करना है और वहाँ पे वो कारखाने लगा रहे हैं, तो उसका जो माल है वो बजरिया पाकिस्तान के रास्ते सी पैक के ज़रिए वो एक रूट बन रहा है, रूट है ये रूट है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो जब तक ये रूट नहीं खुलता, चीन का सिंकियांग का जो एरिया है वो कारोबारी लिहाज से उस वहाँ तरक्की नहीं हो सकती किसी भी किस्म की, और शॉर्टेस्ट रूट उसका लैंड रूट यही है। यहाँ से उसके सामने बहरे हिंद है, पूरा बहरे हिंद है, जहाँ खुल जाता है, वहाँ बहिरा जनूबी चीन से उसने आना, आगे उसके जापान है, तो लिहाजा उसके लिए ये पाकिस्तान का जो रूट है ये उसकी इकॉनमी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट। ठीक। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन है, हमारे नॉर्थ वेस्ट में जो मसाइल हैं, तालिबान के मसाइल हैं, उस हवाले से हमें चीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीन इज़ अ ग्रेट पावर इस वक्त, और वीटो पावर है उसके पास जी। हमें अपनी इकनॉमिक मामलात के लिए भी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि चाइना से भी हमने बहुत से लोन लिए हुए हैं, खासा कर्जा लिया, हमें उसके हवाले से भी उनसे नेगोशिएट करना है। जब IMF के साथ हमारी बातचीत होती है तो चीन के कर्ज़ों का और IMF के जो कर्ज़े हैं उनके दरमियान एक डिफ्रेंशिएशन हमें करनी पड़ रही है जी। तो हमें चीन की भी ज़रूरत है इस हवाले से भी कि वो हमारे वेस्ट के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए जितना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है वो चाइना भी करे। चाइना ने किए भी हैं, चाइना ने ईरान और सऊदी अरब को करीब किया है, वो ये चाइना के अपने मफाद है। कोई भी मुल्क दुनिया में कोई मुफ्त में तो किसी के लिए कोई काम नहीं करता जी। ये एक रियलिटी है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो एक उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाइल है, जो मैंने उनको जो नोट किया है, जो साइकोलॉजिकल उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो ज़्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड है।
वो बेसिकली बुनियादी तौर पे एक सुलह जो कंप्रोमाइज़ के लिए वो जाते हैं, कोई किसी को रियायत भी देनी पड़े तो वो दे देते हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया के तनाज़र में भी, यानी एक अगर हम ईस्टर्न बॉर्डर्स को देखते हैं तब भी, सिचुएशन भी हमने देखनी है, समाल मगरब को देखते हैं तब भी, और हमें जो मुस्तकबिल की जो खुद हमें भी जो चाहिए सी पैक के रूट्स के हवाले से, क्योंकि आपको ये भी सबको पता ही है कि सी पैक महज पाकिस्तान के लिए नहीं, उसमें कई और मुल्क भी आ रहे हैं जिन्होंने आगे सेंट्रल एशिया से ट्रेड करनी है। सही पूरा से आप ये देखें ना कि अगर लैंड रूट पूरा अफ्रीका को मिलता है ग्वादर से जी, आगे उसके सेंट्रल एशिया ये जाता है पूरा आगे मंगोलिया तक जी, ये मंगोलिया तक का पूरा लैंड एरिया है, सही, काजाकिस्तान, मंगोलिया और उससे रशिया, सही, पूरा ये रूट है। ये बहुत बड़ी मार्केट है यूरोप के लिए भी और अफ्रीका के लिए भी, अरबों के लिए भी, सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया के जितने भी उनके वसाइल हैं ना, वो अभी तक वो एक्सप्लोर ही नहीं पूरी तरह हुए, क्योंकि सोवियत यूनियन के दौर में वो इस तरह उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियों को वहाँ तक रसाई हासिल नहीं थी, जो अभी तक भी नहीं है। सही, तो वो रिसोर्सेज से बहुत फुल है। सही, पाकिस्तान को गैस की ज़रूरत है, तब भी हमें वहाँ पे आएगी। तो चीन इस वक्त पाकिस्तान को इसलिए करीब करना चाह रहा है कि चाइनीज़ की जो एक अगर हम उनकी खारजा पॉलिसी का जायज़ा लें तो वो बड़ा एक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं जी, फौरी वो एक्ट नहीं करते। ठीक, वो देख रहे थे कि पाकिस्तान की जो पीछे हुकूमत गई है उसकी पॉलिसियाँ क्या थी, और अब जो एक सेटलमेंट उनके सामने आई है पाकिस्तान के लिए, एक तो एक अच्छी बात ये हुई कि हमें जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो इससे पिछली से मुराद जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उसी दौर में जब बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर खारजा थे, तो उस वक़्त हमें जो वो FTF जो है, हाँ FTF से हम लोग वहाँ से ग्रे लिस्ट से निकल गए। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम काम था, FATF से। तो वो ये पाकिस्तान के लिए एक इकॉनमी के लिए बड़ी पेशरफ्त थी। सही, तो गो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली अभी जो हमारे सिस्टम के अंदर इरिटेंट्स हैं वो तो अभी मौजूद हैं, लेकिन चाइनीज़ को लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट है जो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकती है, और जो जिनके साथ वो पाकिस्तान की फ़ौज और मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनकी उन्हें मुकम्मल तौर पे इस मामले में बैक उन्हें हमायत हासिल है। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटजिक मामलात के लिए ये दौरा खासा अहमियत होगा और इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और बिजनेसमैन भी जो हैं वो गए हुए हैं वहाँ पर, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है पाकिस्तान में। जब इन्वेस्टमेंट आएगी अली साहब तो चलें रोज़गार के मौके पैदा होंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा। हाँ उमर साहब, बिल्कुल जिस तरह लतीफ़ चोई साहब कह रहे थे कि दोनों ममालिक को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर है जब तल्लुकात होते हैं तो एक ये ममालिक के तल्लुकात हैं तो ज़ाहिर है एक दूसरे पे कोई ना कोई ट्रस्ट होता है या कोई इंटरेस्ट है तो उसी पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दौर अपने दौर में भी और मौजूदा दौर में भी जिस तरह काम किया है, आप देखें कि एक जो लायल बंदा है जो अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से चलाना चाहता है, उसको पता है कि ये सारे मामलात जो हैं वो क्राइसिस में हैं, और जो 3.5 साल दौरे हुकूमत में हुआ वो आपके भी सामने है और दुनिया के भी सामने है। उसमें आपकी जो आपके दोस्त ममालिक थे उसको नाराज़ किया गया। आप चाइना देख लें, सऊदी अरब देख लें, आप दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल कट कर रह गए। उसमें सिर्फ अपनी शख्सियत को ही नुमाया किया गया, उसमें यही कहा गया कि मैं जो है वो सारा कुछ कर रहा हूँ। और जिस तरह नजम अली साहब कह रहे थे कि वो जो पेट्रोल की कीमतें कम की गई, तो मेरे अपने एक कज़न है उनका पेट्रोल पंप था, तो उस वक्त जब इन्होंने कीमतें कम की तो मैं उनके साथ मोटरवे पे सफ़र कर रहा था, तो मैंने उनको कहा ये तो बड़ी खुशैन चीज़ है। उन्होंने कहा ये खुशैन चीज़ नहीं है, ये आने वाले दिनों में इसका इम्पेक्ट आएगा, और जब इम्पेक्ट आएगा तो वो देखिएगा 2-3 साल वो रहेगा और ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई जी। और उनकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई, और अभी तक वो हम कीमतें जो हैं वो पीटीआई के दौर की बात करें, जब वो गवर्नमेंट जा रही थी तो आपको पता है इन्होंने IMF के मुआहदे से इनहराफ किया और 20 रुपए के 10 रुपए जो लीटर पेट्रोल इन्होंने कम किया जी। वो तो जाते हुए आने वाले के लिए मुश्किल, जब हुकूमत उन्हें मालूम हो गया कि वो जा रहे थे
फिर मुआहदे की मुआहदे के खिलाफ जानबूझकर की गई, जानबूझकर की गई और फिर जो इत्तेहादी हुकूमत को तंग करने के लिए और फिर इत्तेहादी हुकूमत ने, आपको याद है कि वो आखिरी दिन था जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, IMF को किस तरीके से मनाया था, किस तरीके से मनाया गया और आखिरी वक्त में मनाया गया। तो मसला ये है कि अगर आपने चीज़ों को ठीक करना है, अगर आपने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, तो बजाय इस बात के कि आप मुखालफत बराए मुखालफत में पे काम करें, आपको जितना वक्त मिले आप इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें जी। आपको खुद ना कहना पड़े कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, आपकी चीज़ें नज़र आएँ। मौजूदा गवर्नमेंट जब से आई है, आप देखें सऊदी अरब के पहले 2 वफूद आ चुके हैं, ये बिज़नेस कम्युनिटी भी विज़िट कर चुकी है, उनके मिनिस्टर्स का भी जो डेलीगेशन वो भी यहाँ पे विज़िट कर सके। वो ईरान के जो सदर थे जी, जो रईसी जी, इब्राहिम, उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट किया और उनका कहना था कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बड़ी खुशैन चीज़ है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब हम कर्ज नहीं लेंगे, हाँ, इमदाद भी नहीं लेंगे, अब हम इन्वेस्टमेंट लेंगे। उसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ पे आपकी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। दूसरे ममालिक जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको भी वहाँ से मुनाफा मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों को अपनी तरफ राग़ब किया जा रहा है कि आप हमें कर्जा बिल्कुल ना दें, इमदाद बिल्कुल ना दें, आप यहाँ पे आएँ, हमारे साथ बड़े सारे बिज़नेस के मौके हैं, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको भी फ़ायदा मिले। तो इससे बजाय इस बात के कि आप चाइना जाते थे, अमेरिका जाते थे, सऊदी अरब जाते थे, तो वो आपसे मुंह चढ़ाते थे कि ये इमदाद लेने आ गए। अब इमदाद लेने की बात नहीं हो रही, बात ही नहीं। आप देखें एक महीने में 2 विजिट हो रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो वज़ीर आज़म साहब भी भरपूर कोशिश करेंगे। दीगर ममालिक जी बिल्कुल। उमर जो है ना, इसमें एक बहुत अहम चीज़ है इस वक्त, उसको हम सबको देखना होगा जी। जब भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने लगता है, मैं ये आपसे यही पॉइंट, नजम भाई मैं इसी पॉइंट पर बात करूंगा, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। नजम साहब, अभी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल 2 रोज़ कबल जब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर साहब, जो कि बड़े मुतहरिक हैं, उन्होंने भी दौरे चीन के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया था कि दौरे चीन कितना इंपॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है, महंगाई में कमी आ रही है, और जब ये दौरा चीन अरूज पर होगा, आप जो बात करना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है कि जब भी पाकिस्तान में खुशहाली की बात होती है, शहबाज शरीफ साहब एक बड़ी एफर्ट्स के ज़रिए जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर लेकर आ रहे होते हैं, दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो एग्री कर रहे होते हैं, तो वहीं पर हम देखते हैं कि उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो जानबूझ के साजिशें की जाती हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को रोकने की कोशिश की जाती है। देखें, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है क्या? सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल है, मुआशी बहाली है। और पाकिस्तान जो था G20 का मेंबर बनने जा रहा था, पाकिस्तान में ग्रोथ रेट जो था वो 6% पे पहुंचा हुआ था। आप पाकिस्तान की एप्रिसिएशन हर तरफ से हो रही थी, यहाँ पर मोटरवेज बन रही थी, यहाँ पर दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, यहाँ पर लोड शेडिंग ख़त्म हो रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ था, साजिशें हुई थी। मुझे इसी चीज़ का खदशा अब भी है। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं, जो यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना रहे, यहाँ पर अफरा तफरी रहे, यहाँ पर वो लोग बाहर आकर, जो लोग अब इस वक्त अंदर बैठे हैं वो बाहर आएँ, वो यहाँ पर फितना फैलाएं, यहाँ पर साजिशी करें। ये जो वीडियोस इस वक्त अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की जा रही हैं, ऐसे ही नहीं की जा रही, ये एक एजेंडे का हिस्सा है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ है। लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उमर, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के इदारों में गमो गुस्सा मौजूद है। पाकिस्तान के इदारे चाहते हैं कि जिन्होंने 9 मई बर्पा हुआ था, जिन्होंने ये बर्पा किया था, उनको सजा मिले। मुझे अच्छी तरह याद है, सजाद अली शाह साहब की एक कोर्ट हुआ करती थी, अदालत हुआ करती थी, उस पर मुस्लिम लीग नून ने एक एहतजाज किया, उसके कारकुन वहाँ पर कुछ नारेबाजी की, उसकी वजह से जजों को उठकर जाना पड़ गया। क्या हुआ था उसके बाद? अख्तर रसूल सजा मिली उनको, तारिक अजीज उनको सजा मिली, मियां मुनीर उनको सजा मिली, पिंडी से एक रहनुमा थे उनको सजा मिली, और फौरन मिली। वहां पर तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई थी।
आज अगर एक रियासती इदारे पर इस किस्म का हमला होता है जी। जिसके नतीजे में भारत में जश्न मनाया जाता है, जी। वहां पर लंबी लंबी मैराथन ट्रांसमिशंस होती हैं, जी। ये तो वो काम हुआ उमर जो भारत यहाँ पे नहीं कर सका था। जी। क्या ख्वाब देखा था भारत ने 1965 में कि लाहौर हम जमखाना बीआरबी में। क्रॉस करेंगे और यहाँ पर हम अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। जी। ये काम भारत नहीं कर सका था जो यहाँ पर साजिशी अनासर ने किया। कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगा अमन, कहाँ से आएगी तरक्की अगर हम खुद यहाँ पर, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा नजम साहब, इसी में हम बात करें, हम जब दौरे चीन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो आईटी के शोबे के हवाले से भी बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उस हवाले से जो है वो हम यहाँ पर फ़रोग देंगे, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, ज़राअत के शोबे को भी कहा गया कि वहाँ से जो जिद्दत लाएंगे उसको भी यहाँ पर जो यूटिलाइज़ किया जाएगा। देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जब हम FISC की बात करते हैं, SIFC की बात करते हैं, सरमायाकारी कौंसिल की बात करते हैं, तो उमर उसमें ये एक पाकिस्तान का जो इस वक्त टॉप मोस्ट एजेंडा बना हुआ है वो इसका हिस्सा है। ज़राअत में मैं उस तकरीब में मौजूद था जो खानेवाल में हुई थी, और कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से वहाँ पर आर्मी चीफ आए थे और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने पहुंचना था, वो पहुंच नहीं सके थे उस तकरीब में मौसम की ख़राबी की वजह से। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, जदीद ज़राअत के तरीके लाए जा रहे हैं, और जिस तरह चीन में अब हमें टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत एडवांस है चीन, वहाँ पर कौन सी चीज़ की टेक्नोलॉजी है जो एडवांस नहीं है? सवाल तो ये है ना। वहाँ पे आप रेलवे के हवाले से बात कर लें, वहाँ की आप ट्रेनों के हवाले से बात कर लें, वहाँ की आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के हवाले से बात कर लें, आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर लें, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स को आप देख लें, वहाँ पर उनकी आप एक्सपोर्ट्स को देख लें। देखें उन्होंने यूरोप तक को जकड़ा हुआ है। अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी शेयर लेने में कामयाब हो जाते हैं, और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। यकीन किस चीज़ का है कि हमारी यूथ टैलेंटेड है, हमारे पास यूथ एक बड़ी फोर्स की तौर पर मौजूद है। ज़रूरत किस बात की है कि हम उन्हें गुमराह ना करें, हम उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मायूस ना करें, हम उनके जहन को तखरीबी ना बनाएं, हम उनको मेहनत का आदी बनाएं। हमारे सामने चीन का मॉडल मौजूद है। ये गैर ज़रूरी सियासी अफरा तफरी पैदा कर देना, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से मायूस कर देना, नाउमीद कर देना, इस चीज़ के ऊपर एक एजेंडा है, दुश्मन एजेंडा है। तो हमें चीन के मॉडल को, मैंने अभी आपसे कहा कि वज़ीर आज़म ने जाने से पहले कहा कि हम गुर्बत के खात्मे के लिए चीन के मॉडल को फॉलो करेंगे। जी। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हमें बहुत कुछ सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि आज़ादी का मतलब मादर पिदर आज़ादी नहीं है। हमें सोचना होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई डिबेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, किसी को गाली दे देना, किसी के बारे में झूठ बोल देना, ये हरगिज़ आज़ादी नहीं है। ये सोशल मीडिया की भी आज़ादी नहीं है। हमें कभी ना कभी तो रिस्पॉन्सिबल बनना है। मुझे ये हक हासिल है उमर के मैं इख्तिलाफ राय करूँ, मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं किसी को गाली दूँ, किसी पर इल्ज़ाम लगाऊँ, उसकी पगड़ी उछालूँ। और अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर मेरा ख्याल है हद तक इज्जत का कानून भी आना चाहिए। हम बिल्कुल मादर पिदर, हमने आज़ादी को मादर पिदर आज़ादी में बदल दिया हुआ है, शतर बेमहार आज़ादी। आप अपना सोशल मीडिया उठाकर देखें, वहां पर किस किस्म की गाली नहीं दी जाती। क्यों दी जाए गाली? क्यों? आप दलील के साथ इख्तिलाफ करें, आप जो चाहते हैं जिसके ऊपर। अब मुझे बताएं ना, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर्स ने अंत मचाई हुई है। उठते हैं वो साहब, वो कहते हैं कि जनाब फलां कैदी के साथ फलां अफसर ने फलां वक्त पे फलां मुलाकात की। उनसे कहा जाता है कि भाई साबित कर दो कि ये मुलाकात हुई, अगर ये सच्ची खबर है तो आप ले लो। वो साबित भी नहीं कर पाते और उनको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अगर हम इसी तरह झूठ को प्रोटेक्शन देते रहे, इल्जामात को प्रोटेक्शन देते रहे, तो फिर मेरा ख्याल है हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर हमारे साथ किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। जब किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी तो फिर अल्लाह ही मालिक है, फिर क्या कहा जा सकता है। साहब मैं कहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ, गाली देता है, मैं कहता हूँ या अल्लाह ये आपकी अदालत, मैं इस बंदे को नहीं जानता, मैंने इससे कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं किया, मैंने इसको कोई गाली नहीं दी, मैं इसको नहीं जानता, इसने मुझे अगर आकर गाली दी है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये आपकी अदालत में, वहां पे हिसाब होगा। बिल्कुल। और मुझे इस पे एक बल्कि बात याद आ गई, जब एहसन इकबाल साहब पर वफाकी वजीर थे तो हमला हुआ, उनको फायरिंग उन पर की गई, कातलाना हमला, गोली लगी। तो उसको ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक बड़े अच्छे जो अल्फाज कहे, वो ये थे कि बात गाली से गोली तक पहुंच गई। और हमने देखा कि वो जहर किस तरीके से हमारी उसने सबसे ज्यादा। लेकिन एक और बड़ी बात राना सनाउल्लाह खान ने की थी, उन्होंने कहा था ये अल्लाह ताला
इबरत का निशान बनाएगा। वो जब तो उनके ऊपर जाली केस डाला गया था हीरोइन वाला, 50 किलो जी। हीरोइन वाला, राना सनाउल्लाह साहब के उन्होंने साथ कहा कि तो आपसे अल्लाह, और फिर अल्लाह ने देखें कैसा हिसाब दिया। नजम अली खान साहब, राना सनाउल्लाह साहब को तो मैंने खुद देखा कि वो गुफ्तगू कर रहे थे जब गिरफ्तार होने से पहले, थोड़ी देर पहले बात हुई कि मॉडल टाउन आ रहे थे, लेकिन फिर उनके साथ बदतरीन राना सनाउल्लाह साहब को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। उनकी फैमिली को जो है वो बाकायदा धमकियां दी जाती रही, राना शहरियार और मिसेस नबीला राना सनाउल्लाह को। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ जो बुरा सलूक होता रहा, अली तो कवर करते रहे तो मुझे जानते हैं, लेकिन हम दौरे चीन पर लतीफ़ चौधरी साहब बात कर रहे हैं इस वक्त, तो जदीद टेक्नोलॉजी से भी हम इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से वैसे इन लाइटर नोट असी बहुत करते हुए हैं। देखिए बात जो जिसको हम सिविल लिबर्टी के एक हवाले से बात करते हैं, तो दुनिया में जितने भी सिविल राइट्स के लोग गुजरे हैं या लिबर्टीज़ के इजहार राय की आज़ादी के, तो एक ये कभी भी नहीं, इसका मतलब ही ये नहीं है कि आपको हर चीज़ कहने की आज़ादी है। ठीक, सही। आज़ादी जो हकीकी आज़ादी जिसको क्लीशे के तौर पे ले ले, वो जंगल में ही होती है। जंगल पे माशरे के अंदर आज़ादी उस तरह नहीं होती जी। मेरा दिल करता है किसी की कोई चीज़ बहुत अच्छी है, उसने आपकी टाई है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं रास्ते में कहूँगा कट भी है तो टाई, प्रोग्राम के बाद आपको दे मुझे आज़ादी है। ठीक है, हैं ठीक, मुझे ये आज़ादी है, मैं पेंसिल मुझे आज़ादी है, साहिब साहब बैठे हैं, मैं इन्होंने कहा मेरी मुझे आज़ादी है। यानी जिसके पास पावर है जी। अगर उनके पास पावर हुई तो वो मेरी तंग करेंगे, मुझसे कहेंगे ये उतार भी जी है। जी। तो देखें पाकिस्तान को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत जो है वो कानून के साथ चलने की है। सही, कानून के बगैर आज़ादी इंतहाई डेंजरस बल्कि लीथल होगी। सही, वो समझ ले आपने लोगों को कत्लेआम की आज़ादी दे दी, चाहे आप ज़ुबान से किसी का कत्लेआम करें, किसी सोशल मीडिया के ज़रिए करें, आप किसी के बारे में जो मर्ज़ी कहते रहे और आप पे कोई चेक ना हो, कानून आप पे लागू ना हो जी। तो फिर वो माशरा, वो मुल्क, उनकी वो जो सेंटिटी है, उनकी जो माशरती एक इक़दार हैं, वो रिश्ते नाते ये सब ख़त्म हो जाएंगे। वी आर जस्ट लाइक एनिमल लाइक सोसाइटी। तो वो कवानीन के साथ ही होता है। लिबर्टी ऑफ स्टेटस जो अमेरिका में खड़ा है उसके हाथ में किताब है जी, वो जिसको उन्होंने किया उसके हाथ में आइन है। सही, लिबर्टी वो सिंबल है लिबर्टी का आइन के साथ, ठीक, कि इसके साथ आज़ादी है। बिल्कुल ठीक। हमारी जो स्टेट है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमें लगता है कि वहाँ पे कोई ऐसी रुकावट है या कानून साजी नहीं हुई तो हमें उस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि ये कानून साजी करें, ताकि रियासत का जो बंदा है जो जुल्म ज्यादती कर रहा है रियासती इख्तियारात के ज़रिए उसका भी एहतसाब हो सके। तो अब जहाँ तक आपने वो चीन पे वापस आते हैं जी, तो टेक्नोलॉजी की बात है, तो देखिए टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के हर थर्ड वर्ल्ड के मुल्क को ज़रूरत है। सही। और आने वाला वक्त क्या है या जो आज की जो दुनिया है उसमें इकॉनमी भी और पावर भी। ठीक। आज लोगों को स्मार्ट चीज़ों की ज़रूरत है जो जगह कम घेरें, काम ज़्यादा करें। तो वो टेक्नोलॉजी चाहे सिर्फ दुनिया में इस वक्त अगर हमें कोई दे रहा है तो वो चाइना ही दे रहा है। सही। क्योंकि यूरोपियंस अपनी टेक्नोलॉजी को वो ज़रा महदूद रखते हैं, वो कम दूसरों को चाइना हमारा हमसाया मुल्क भी है, तो हमारे साथ उसका एक ताल्लुक ये आज से नहीं, ये हज़ारों साल से है। आप हेवन सांग और इनके जो सफ़रनामे देख लें, बुद्ध मत इधर से उधर गया है चीन के साथ। ये हमारे लिए कोई आज नया नहीं है चीन। ठीक है। कभी हम शायद पहली दफ़ा जा रहे हैं चीन या चाइनीज़ यहाँ पे वो पहली दफ़ा आ रहे हैं। ये सैकड़ों हज़ारों साल से इस खित्ते के साथ उनका, हमने तो पढ़ा है, इन्होंने भी पढ़ा होगा, पता नहीं बी इन्होंने भी पढ़ा होगा, मार्को पोलो और निकोलो पोलो जी जो इटालियन थे जिन्होंने वो ताज वहाँ पे तक गए। उस वक्त भी चाइना एक अमीर मुल्कों में शामिल होता था। सही। तो वो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि गुड लक है कि इस वक्त जो चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। सही। देखें वो एक बड़ी पावर है जी, उसको भी तो ज़रूरतें हैं ना। पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रेटजिकली एक ऐसी लोकेशन पे है, ये पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए, आप सब के लिए ये एक खुशनसीबी की बात है कि हमारी जो स्ट्रेटजिकल जो हमारा है इस वक्त जियोग्राफी है वही हमारी सबसे बड़ी पावर है। सही।
जब कोल्ड वॉर थी उस वक्त भी हमें यही काम आई, वॉर और टेरर थी उस वक्त भी हमें ये कामयाब आई, आज भी यही हमारे काम आ रही है। पाकिस्तान को दुनिया में कोई भी मुल्क डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता। ये बदकिस्मती हमारी कि हमारे अंदर कुछ ताकतवर ग्रोह ऐसे पैदा हो गए जो दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें, किसी के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला ने, वज़ीर ख़जाना ने ख़ास तौर पे, या किसी उस पार्टी ने IMF को खत लिखा हो या ऐसी लॉबिंग की हो कि वो कर्जा ना दे, जबकि फिर बात तो डूब रहा हो, ही आती है ना कि मुल्क डूब रहा हो, जिन्होंने करते तो कोई मुल्क उठते हैं और कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक, अपने घर को आग लगाना, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई मुहिब्बे वतन क्या गैर मुहिब्बे वतन जो यहाँ पे रहता है, जिसका यहाँ पे कारोबार है, अगर कोई चाइनीज आके यहाँ पे रह रहा है, कोई अमेरिकन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को आग थोड़ा लगाएगा, ठीक, वो भी उसका ख्याल करेगा। ठीक। तो ये जो पार्टी के जो लोग हैं, ये जो कुछ भी ये इन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, ये तो शायद कोई दुश्मन भी नहीं करेगा सही, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। सही। अगर पाकिस्तान की आर्मी वाहद फोर्स है, मुझे आर्मी के पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफ है, हमारी आर्मी इख्तलाफ है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग आर्मी के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी आर्मी इतनी कमजोर हो जाए कि स्टेट बिखर जाए, वरना वो कोई दुनिया का कोई मुल्क ले ले, अगर अमेरिका है, अमेरिका भी अपनी आर्मी के सर पे मुतहद है, इंडिया भी आर्मी, कुर्बानियां भी बहुत दी हैं। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करने का मतलब ये है कि आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, इसको और ये दुश्मन ही कर सकता है, दुश्मन की साजिश हो सकती है अपने मफादात के लिए। तो लिहाजा मुझे एक अच्छे नोट में ये जाना चाहिए कि इन लोगों को शिकस्त हुई है, सही, और ये कामयाब नहीं हो गए। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान की क्यों कि चाइना पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन का नहीं चाहता, सही, इंडिया लाख हमारा मुखालिफ होगा, लेकिन वो पाकिस्तान को बतौर रियासत एक इंतशार की कैफियत में नहीं लाना चाहता। ठीक, ईरान हमारे ख़िलाफ़ होगा, उसको जो भी होगा, वो पाकिस्तान को बतौर रियासत एक ऐसा मुल्क नहीं बनाना चाहता जहाँ पे कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, ग्रोह गौल दर गौल फिर रहे हों और वो सारे मुल्कों के लिए एक मसाइल हों। सोए वन कंट्री, एक अफ़गानिस्तान, मैं उसको एज एक सॉवरन स्टेट अभी तक वो उसने अपना रोल प्ले नहीं किया। तालिबान आए हैं, उनका कंट्रोल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। ठीक, और उन्हें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि हमारा कंट्रोल नहीं। वो पाकिस्तान के साथ बात करें कि जी हमारा कंट्रोल नहीं, आए हमारे साथ, आप तावन करें, हम इनके खिलाफ एक्शन करते हैं, दाइश वालों के साथ जो भी वहाँ पे लश्कर काम कर रहे हैं, ग्रोह काम कर रहे हैं। तो लेकिन इनको हमारे अंदर की कुव्वतों को शिकस्त देना मेरा भी, आपका भी और हमारे देखने वालों का भी काम है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बात टेक्नोलॉजी के फिर करेंगे, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए इनको शिकस्त देनी है, टेक्नोलॉजी के जरिए ही इनको शिकस्त देनी है। इस पर मजीद भी बात करेंगे अली मुस्लिम साहब से, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। अली मुस्लिम साहब, हम दौरे चीन के हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और चीन के वैसे ही बड़े बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और ये कहा भी कि शहद से मीठी और हिमालय से बुलंद दोस्ती है। तो ये दौरा इसलिए भी हमारे लिए है कि इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन वहाँ पर गए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। बिल्कुल उमर साहब, कोशिश की जा रही है कि जो अहम ममालिक हैं, पहले तो जितने हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आएँ यहाँ पे आकर देखें कि कितने इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे मौके हैं, उनको यूटिलाइज करें, और आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। बात हो रही थी टेक्नोलॉजी की, मैं सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कर लें या नेगेटिव यूज़ कर लें। मैं कल ही देख रहा था कि चूँकि मेरा एक ज़मींदार घराने से तल्लक है, तो मैं देख रहा था कि चाइना में पानी के ऊपर जो है वो धान की फसल लगाई जा रही थी, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे। तो वो देखें, आपका पानी जो है वो एक आबी बुखारात बनकर जो जिस तरह ये गर्मी है सो सारा उठ जाता है,
इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इससे वो धान की फसल ले रहे हैं। हमारा किसान जो है अभी भी वो, अभी हमने पनीरी लगाई है, उसके बाद फिर ठीक है, वक्त के तो ये साथ सारी साथ अपने आप को भी अपडेट तब्दील करना करना चाहिए। चाहिए। और हम अभी सिर्फ 2 फसलें लेते हैं। सही। आपके जो 90% किसान है, जो 90% ज़मींदार है, वो अपनी ज़मीन से सिर्फ 2 फसलें लेता है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 4 फसलें जो हैं वो साल की ले रहे हैं। जी। तो अगर आपकी जो जदीद टेक्नोलॉजी की यूटिलाइज़ करेंगे, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, सही। आपका यहाँ पे सिस्टम भी बेहतर होगा। तो सोशल मीडिया की जो बात है, सोशल मीडिया में जिस तरह ज़हन साजी की गई है नौजवान नस्ल की, बजाय इस बात के कि आप तामीरी उनकी ज़हन साजी करते, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए ज़ाहिर है वो हमारा मुस्तकबिल है। वो आपने उनको तखरीबी सोच जो सब कुछ कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने कहा हमारा मुस्तकबिल है, बिल्कुल। उनको तखरीबी सोच दी, उनको नेगेटिव प्रोपोगंडा करके उनको इस तरह यूज़ किया गया कि आपकी देखें जो मर्जी आपकी तस्वीर उठाएगा, लगाएगा, उसके बड़ा नीचे अफसोसनाक है, जो बड़ा- मर्जी आपको कमेंट दे देगा, बड़ा जुल्म किया जिसको मर्जी वो गद्दार डिक्लेयर कर देगा। मैंने देखा है कई ऐसी हाँ, ये हमारी तो सही बात। ये तो फिर नजम भाई जो बात कर रहे थे कि ये इजाजत तो किसी को नहीं दी अच्छा जानी उमर साहब, चाहिए हम ना, ये बर्दाश्त किसी कर की भी लेते पगड़ी हैं, उछाल ये दें। बर्दाश्त कर लेते हैं कि अली की तस्वीर लगा ली, हाँ, नजम भाई की तस्वीर है, खवातीन जो एंकर्स हैं उनके साथ जो बहुत किया ज्यादा। जाता नहीं, ये है, तो ज्यादा। और ये सारे जो वही और इख्तिलाफ क्या है अली? सियासी इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ है। सियासी इख्तिलाफ है और ना। सियासी राय का इख्तिलाफ है। कोई किसी को कत्ल नहीं किया हुआ, किसी ने किसी ने आप जायदाद देखें- पर मारा कब्जा नहीं हुआ, नहीं किया। जायदाद का आप झगड़ा नहीं है। देखें कि कभी नून लीग वालों को हमने नहीं देखा कि कोई इस तरह की कोई हरकत सर नून होती। लीग कोई में भी पार्टी- जो करता है उसको भी पकड़ा उसको जाए। भी पकड़ा जाए। जो नहीं जमात सर, इस्लामी में करता है उसको कोई भी भी पकड़ा है, जाए, कोई कोई भी। पीपल्स पार्टी में करता है। देखें नजीम भाई लेकिन बिल्कुल ये ये एक- बात एक- बिल्कुल आपकी बिल्कुल ठीक है उमर भाई, across the बिल्कुल board होना होना चाहिए, चाहिए। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे हम देखते हैं, असल में जो मियां नवाज इतना शरीफ खुद ऐसी बात नहीं करते ना, उधर से ऊपर से बात ऐसी आती है, जी। उसका जो- जवाब डायरेक्शन दी जाती है ना। डायरेक्शन नहीं आता। नजम भाई मैं देखे आप हमारी अभी आप जेल की रवायत बात है ना, अभी- बहू बेटियों की इज्जत करना। हम औरतों अभी के आप बारे में, एक लेकिन बात उसको कर रहे थे तबाह जेल कर रहे हैं। सही। की, उमर साहब भी और राना सनाउल्लाह साहब की जेल के हवाले से बात कर लें, मियां नवाज शरीफ साहब की जेल के हवाले से बात कर लें, मियां शहबाज शरीफ। मैं चूंकि वो हमजा शहबाज, मरियम नवाज हर रोज साहिबा वो की कवर जेल। करता था, तो जानबूझ के इंतजार करवाया जाता था राना सनाउल्लाह साहब की मिसेज को, उनकी बेटी को, उनके दामाद को जी। 2-2 घंटे जेल के बाहर खड़ा किया सही। जाता था। और जो लोग मेरे जैसे रिपोर्टर वहाँ पे खड़े होते वो शर्मिंदा हो रहे होते थे कि आम लोग जो हैं वो मुलाकात के अली लिए जा भाई रहे आप खातून की जो बात कर रहे हैं, जी। इतनी अहम बात है सही। कि एक बाप के सामने नवाज उसकी बेटी शरीफ को के सामने गिरफ्तार, उसकी मरियम बेटी नवाज साहिबा मरियम को नवाज गिरफ्तार को करना। गिरफ्तार कर लिया जी। गया, और दूसरी तरफ मौजूदा दौर में ये क्रेडिट जाता है जी। कि साबिक वजीर आजम की अहलिया को सजा हुई तो उनके घर को सब जेल करार सब दिया जेल इसी में गया। इसी में नजम और साहब एक ऐड ऐसे करें, एक इसी और में चीज- नजम साहब ऐड करें। मैं वहां पर मौजूद था अदालत में जब मरियम नवाज साहिबा को अदालत लाया गया, इतना बुरा सलूक किया गया, धक्के दिए जा रहे थे, और मरियम नवाज सही। साहिबा के साथ नहीं करना बहुत चाहिए। बुरा सलूक। अच्छा। अच्छा, इसमें एक मिनट प्लीज। मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ऊपर आए हुए जेल से लाए गए, और हमजा शहबाज साहब भी जेल से आए। उनकी बेटी, शहबाज शरीफ साहब की मैं बेटी की बात कर रहा हूँ, कि उनको जो है वो उनको भी जो वहाँ पे लाया जाता है और बुरा सलूक किया जाता है। मरियम नवाज साहिबा को जान के धक्के दिलवाए जाते हैं। ये तो उमर मैंने साहब- अपनी आंखों से देखा है कि उमर उनके साथ साहब क्या वो इंतकामी जो दौर कार्रवाइयां था की गई। उसमें बाकायदा शहबाज गिल साहब जाते थे जेल जनाब में, वो तो विजिट पे जाते थे और बाकायदा देख के अब आते देखें थे कैसे मुल्क से भागे कि हैं। क्या मैं कहना क्या नहीं चाहता, मैंने सहूलियात दी गई हैं, क्या किया गया है, किस तरह इनको तंग करना है, किस लतीफ तरह- चौधरी साहब, मैंने उनको मैं उनको बतौर रिपोर्टर सहाफ़ी कवर करता रहा, तो इंतहाई बदतमीजी के साथ वो गुफ्तगू वो भी देखो, उन्होंने भी यही बात की ना, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा राना सनाउल्लाह की बेगम और बेटी। मैंने देखा अब राना आपने सनाउल्लाह साहब खुद के देखा है। साथ उनकी, मुझे याद है जिस वक्त कितनी उन्हें ज़्यादती गिरफ्तार वाली किया, बात है। तो जान के वहाँ पर पुलिस कुछ वैनें भिजवाई गई, जो उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, मिसेस नबीला राना सनाउल्लाह और राना शहरियार को धमकियां दी गई। राना सनाउल्लाह साहब को खाना नहीं दिया जाता था, उनके साथ बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाई जहाँ पर की गई, वहीं पर यह भी कहा गया सर, अल्लाह से कि हम डरना आपके चाहिए। साथ अल्लाह राना ताला सनाउल्लाह की के साथ तो लाठी जान के। बेआवाज़ है। फिर उमर पीटीआई के दौर में यह भी हुआ, जब राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग जेल में थे, तो जान के उनकी जेल के बैरक के बाहर वो जो मीठा शरबत है वो फेंक दिया जाता था ताकि चूंटियां जाए और राना सनाउल्लाह को तंग करें। उमर साहब, ये ये जितने- सलूक नहीं किया जितने गया। अली जेल अली के- क्योंकि कवर करते रहे जेल जितने में भी। कैदी गए हैं ना जी नॉन लीग के दौर में, तो जो जेल हुकाम है वो कहते हैं कि जिस तरह जेल राना सनाउल्लाह ने काटी है किसी ने भी बहुत नहीं बहुत बड़ी काटी। राना सनाउल्लाह जिस दिन पहले दिन गए वो कहते हैं जी कि इन्होंने कोई डिमांड नहीं की, उन्होंने कहा जो मेरे कानूनी तौर पे चीज़ें आपने देनी है वो दे दें, खाना नहीं दिया अगर जाता था मुझे अली कोई भाई। बड़ी बीमारी हो जाए, कोई हार्ट का इशू हो जाए, तो फिर आपने हॉस्पिटल ले जाना, वरना मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। और जेल वाले ये बात कहते हैं कि कभी भी राना सनाउल्लाह ने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। ठीक। तो अगर
आप जाके चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और अमेरिका जैसे आपका मुल्क में जाके एक बड़ा मशीर जो है वो जेल के अंदर जाता है, एम्बुलेंस को देखता है, जाके देखता है कि एलसीडी चल रही है नहीं चल सही, रही है, सही। सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन दी जाती है सही। कि इनके साथ इस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ ये सलूक आपने रवा रखना है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? सही। जब हम बात करते हैं कि बानी पीटीआई की बात जब हम कर रहे हैं तो अमेरिका में खड़े होकर कहते हैं कि मैं वहाँ से मियां नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा। तो ये तो नजम साहब उनकी बातें होती थी। और जो आपने जिक्र किया जिस तरीके से कि वाकई वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करना, और उस वक्त उनके चचा जो इस वक्त के वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो भी मौजूद थे वहाँ पे, वो भी मौजूद थे। वो वहाँ पे। बल्कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब ने कि मेरे लिए बड़ा बदकिस्मत लम्हा था, और ये तो टारगेट किया गया। इसका नहीं, मतलब ये मैं एक बकायदा मंसूबे के तहत इस कि किस्म आप की हरकत गिरफ्तार की जाती है, करना चाहते थे ताकि तो बाहर उसको ज़्यादा से लेकिन ज़्यादा ज़हनी शौक अजियत जुटाना। ज़हनी अजियत जो और दिलचस्प बात यह है उमर कि जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से, जी। वो मुकदमा कभी बना ही नहीं। सही। वो सिर्फ अभी इंक्वायरी के लेवल पे था, शिकायत के दर्जे पे था, सही। और वो जिस मुकदमे में गिरफ्तार करके रखा गया जी। वो मुकदमा कभी बना ही नहीं। तो जी। अब अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा सही। की लाठी बेआवाज है। सही, किस तरह बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, वहीं पर हम बात करते चले। भारत में भी इंतखाबात हो रहे हैं, तो जो मोदी बयानिए को जो है वो एक जिल्लत अमेज शिकस्त जो है वो हो रही है। देखें उमर, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि इस मरतबा वो 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो इंतहा पे पहुंचा हुआ था, और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्जा सराई की वो अपनी जगह पे है। देखें, उनका ख्वाब था कि उनको 2/3 अक्सरियत मिले, उनका ख्वाब था कि आइन जो है उसमें वो तरमीम कर सकें, और वो उसी तरह आगे बढ़ना चाह रहे थे जैसे पाकिस्तान में माजी में कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ पर सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाए, और वो 10 साल के और पता नहीं कितने साल के मंसूबे बना के बैठे हुए थे। हैरत अंगेज तौर पर कांग्रेस ने वापस आई है। कांग्रेस और उसके हामियों ने तकरीबन 235 से ज़ायद सीटें, 18 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कामयाब हुए, और जो मोदी है और उसके अलायंस भी जो है वो तकरीबन 290 से। लेकिन इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए वो आगे हैं, वो हुकूमत बना रहे हैं, लेकिन जो ख्वाब थे उनके, जो दावा था, लेकिन वो मेजॉरिटी 400 से ऊपर सीटें लेकर आइन तब्दील कर देना, और आइन तब्दील करने के बाद देखिए उन्होंने पहले जो जुल्म किए हैं, इससे पहले नरेंद्र मोदी ने, और खासतौर पर कश्मीर में जो कुछ किया गया, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नजरअंदाज करते हुए बल्कि रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया गया, उसकी मुतनाज़िया हैसियत खत्म कर दी गई। अब वो उससे आगे बढ़ना चाह रहे थे, और इस दफा हिंदुस्तान के अवाम ने रिएक्शन दिया है कि मोदी की सरकार जो कुछ कर रही है वो जिस तरह अंधाधुंध एक भैंसे की तरह आगे, जो कहते हैं कि शीशे की दुकान में घुसा हुआ हर चीज तोड़फोड़ कर रहा था, उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। और मैं समझता हूँ कि इससे उनको समझना चाहिए जो इंतखाबी मुहिम थी वो अपनी जगह पर थी, वो ख़त्म हो चुकी। अब उनकी जो हुकूमत बन रही है वो कोई ऐसी हुकूमत नहीं है कि आइन को तब्दील कर सके। उनको होश के नाखून लेना होंगे, उनको पाकिस्तान के साथ बात करना होगी, उनको जितने तनाज़े हैं, तनाज़ात खासतौर पर मसला कश्मीर है, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात मामूल पे नहीं आ सकते, उनको देखना होगा। और अगर वो इस किस्म की मुस्लिम दुश्मनी वाली जो है सियासत करते रहेंगे तो रफ्ता रफ्ता दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती चली जा रही है, उनके खिलाफ नफरत बढ़ती चली जाएगी, ये तबाहकुन होगा, खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। मैं लतीफ़ साहब का कमेंट लेना चाहूँगा इस पर। मेरा ख्याल है कि जो एक इंतहा पसंदी की जो सियासत है ना मजहबी बुनियादों के ऊपर, अब उसका दौर ख़त्म हो रहा है। ठीक, तो मोदी या जो उनकी जनता पार्टी है, उनका जो मुस्लिम दुश्मनी, इवन उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी पे भी उन्होंने अटैक किए हैं उन पे, तो सिख भी उनसे नाराज है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी अब आहिस्ता आहिस्ता ये एवापोरेट होनी है, जैसे पाकिस्तान से भी होना है। सर निचली जात के हिंदू जो हैं वो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने एंजॉय कर लिया। बस बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वज़ीर आज़म का जो रहे चीन उस पर डिस्कशन की गई। प्रोग्राम के अख्ताम पर बस इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तानी बने और हम सबको किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना। हम सबको पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना अहम किरदार अदा करना है। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।